जब तक कि प्रिंसिपल को इस बारे में अवेयर नहीं करा दिया गया हो, और प्रिंसिपल इज फाइन विद इट कि मेरे को तो मार्केट से वैसे भी खरीदना था, तुम ही सप्लाई कर दो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोरी छुपे ये काम नहीं करना है कि मार्केट से 1 टन ऑफ आयरन बार्स लाने का बोला है, इसका आयरन बार्स का काम था तो खुद के फर्म से सप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ड्यूटी नॉट टू डील ऑन इज ओन अकाउंट, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। सर, लैटिन मैक्सिम पढ़ाई थी ना कि प्रिंसिपल ने यदि आपको कोई अथॉरिटी डेलीगेट करी है, आप उसे फर्दर सब एजेंट को डेलीगेट नहीं कर सकते। बेसिक थंब रूल तो यही है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर कर सकते हो, बट बेसिक थंब रूल तो यही है, जिसे डेलीगेट किया है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो सम्स हैं वो जो उसने रिसीव किए एजेंट ने, उसको प्रिंसिपल को पे करने पड़ेंगे। पर क्या क्या डिडक्शंस उसमें से कर सकता है, कौन बताएगा? प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट को कुछ पैसा मिला, थर्ड पार्टी ने दिया कि तुमने माल सप्लाई किया, ये लो पैसा, पैसा प्रिंसिपल का है, तो प्रिंसिपल को देने से पहले उसमें से क्या क्या डिडक्शंस कर सकता है, बताइए। अभी चैप्टर पढ़ के आए हैं अपन। मीत, अंदाजा लगा क्या क्या कर सकता है? यश, नेतन, रिबेरियो, पूंजी, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। तो उसको फिर अगर रेम्यूनरेशन देने के लिए बोला तो रेम्यूनरेशन माइनस कर सकता है। अपना रेम्यूनरेशन या कमीशन, अपना रेम्यूनरेशन या कमीशन डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, और नेतन और क्या लगता है? नेतन, कोई एक्सपेंसेस लीगली हुए हैं वो भी डिडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? लॉफुल एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकता है, यस सर। तो ये बातें ध्यान होनी चाहिए। अभी अपन वी आर सिटिंग ऑन वेरी thin timelines, so be on your toes everyone. Duty not to use confidential information received during agency against the principal. So these are the 8 or 9 duties which are the duties of agent towards his principal. Got the point? बोलिए yes or no। इजी है यार, ये समरी इसीलिए बनाई गई है कि सर ताकि आप लोग लिख अंदर खुद लोगे, थोड़े बहुत पॉइंटर्स जो हैं, जो ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं वो अंदर डिटेल नोट कर लेना। हाथ से नोट्स नहीं बना रहे हो तो तकलीफ वाली बात है। रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एजेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? सर ऊपर क्या पूछी? ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। तो राइट्स ऑफ एन एजेंट क्या है टुवर्ड्स, राइट्स ऑफ एन एजेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सर पहला राइट, राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था मीत और नेतन से कि सर सम्स रिसीव जो हुए हैं उनमें से कुछ वो अपना एक्सपेंसेस हुआ जो लॉफुल तरीके से उसने इनकर किया है, जो भी उसने अपने जेब से पेमेंट कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, सर उसका रेम्यूनरेशन या कमीशन वो सब रिटेन कर सकता है आउट ऑफ द सम्स रिसीव्ड। राइट टू रेम्यूनरेशन है सर। सर जरूरी नहीं है कि उसको सम रिसीव हुआ ही हुआ हो, उसने काम कर दिया तो सर प्रिंसिपल के खिलाफ राइट है उसको कि वो अपना रेम्यूनरेशन ले सकता है। एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, सर प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी यदि एजेंट के पास में पड़ी है तो अपने पास में तब तक रख सकता है जब तक कि उसको, एजेंट को उसका कमीशन या रेम्यूनरेशन का पेमेंट नहीं कर दिया जाए। राइट टू इंडेमनिटी, सर जो भी काम वो एजेंसी के बिजनेस में अपनी गिवन पावर्स के दायरे के अंदर रह के कर रहा है उस सब के लिए प्रिंसिपल उसको, एजेंट को इंडेमनिफाई करेगा। राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, प्रिंसिपल ने कोई नेग्लेक्ट कर दिया जिसकी वजह से एजेंट को कोई नुकसान होता है तो वो कंपनसेशन उसके लिए डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। कि सर ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ज्यादा वापस डिटेल में जाएंगे नहीं। एक्सप्रेस तरीके से सर बाय यूजिंग वर्ड्स आइदर ओरल और इन राइटिंग। ठीक है, इम्प्लाइड तरीके से भी एजेंसी बनती है, एजेंसी बाय ईस्टॉपल एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी या ठीक है इमरजेंसी। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी। नेक्स्ट है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर कई बार कानून बोलता है कि एक बंदा दूसरे का एजेंट, अपन ने सबसे बेस्ट एग्जांपल कहां पर पढ़ा हुआ है कि सर पार्टनरशिप एक्ट में 1932 वाले में
एक बंदा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, तो ये एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। सर कोई काम कोई बंदा आपके बिहाफ पे करके आ गया, आपने कहा ठीक है आई एम ओके टू बाइंड विद इट, तो रैटिफाई कर दिया आपने उसको, तो एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। ठीक है जी। सो सेकंड क्वेश्चन, आइए थर्ड पे चलते हैं। व्हाट इज एन एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड रैटिफिकेशन। पूरा क्वेश्चन बनता है कि सर एजेंसी बाय रैटिफिकेशन क्या होता है। वापस समय खराब नहीं करेंगे, अपन ने पढ़ा हुआ है कि रैटिफिकेशन मीन्स कोई भी पहले काम किया हुआ होता है उसको अप्रूव कर देना बाद में। ठीक है। चलिए, तो रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड रैटिफिकेशन भी पढ़ा हुआ है कि सर रैटिफिकेशन एक्सप्रेस तरीके से भी हो सकता है, इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकता है। कि सर यदि आपको जो भी काम रेटिफाई कर रहे हैं उसकी नॉलेज ऑफ द फैक्ट सही तरीके की नहीं है, तो फिर मटीरियली डिफेक्टिव नॉलेज है, तो फिर आप उसका रेटिफिकेशन नहीं कर सकते। पूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाई करना है, अधूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाई नहीं करना है। रेटिफिकेशन ऐसा नहीं करना है जिससे किसी थर्ड पर्सन को इंजरी हो जाए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। रेटिफिकेशन मस्ट बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। एक्ट्स जो भी रेटिफाई कर रहे हैं वो एकदम वैलिड होने चाहिए, इट शुड नॉट बी वॉइड और इलीगल एक्ट। रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ भाई, कर्ण पा रही है, रिलेटेड क्वेश्चन पढ़। State with reason whether the following statement is correct or not. Ratification of agency is valid even if knowledge of the principle is materially defective. सर इस पे आपको कारण समेत कमेंट करने को आएगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। कि सर रेटिफिकेशन ऑफ एजेंसी, रेटिफिकेशन क्या, ये मिस्टर एक्स कुछ अपने ही बिहाफ, अपनी मर्जी से मिस्टर वाई के बिहाफ पे कुछ कमिट करके आ गया मिस्टर जेड को। मिस्टर वाई को वो प्रपोजिशन अच्छा लगा, इन्होंने अथॉरिटी नहीं दी थी मिस्टर एक्स को, पर मिस्टर वाई को वो प्रपोजिशन अच्छा लगा तो उन्होंने मिस्टर एक्स के काम को रेटिफाई कर दिया कि ओके आई एम विलिंग टू बाइंड बाय दिस व्हाट एवर एक्स इज कमिटेड विद जेड, मैं उससे बाइंड हूं, तो रेटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो सर लेकिन रेटिफिकेशन के करते समय यदि इनकी नॉलेज मटीरियली डिफेक्टिव थी तो ये रेटिफिकेशन किया हुआ कोई काम का नहीं है। नाउ स्टेट विद रीजंस वेदर फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट। रेटिफिकेशन ऑफ एजेंसी इज वैलिड इवन इफ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल इज मटीरियली डिफेक्टिव। नहीं सर, गलत फैक्ट्स के बेसिस पे यदि आपने या गलत नॉलेज के बेसिस पे उसने यदि रेटिफाई किया है तो वो रेटिफिकेशन कोई काम का नहीं है, प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। उसकी नॉलेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए रिगार्डिंग द फैक्ट्स व्हाट एवर हैज हैपेंड। ठीक है। तो मटीरियली डिफेक्टिव है तो सर उसके रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा और कोई एजेंसी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड। सर देयर आर 10 वेज व्हेन एजेंसी इज टर्मिनेटेड। देखो अलग अलग तरीके होते हैं, जहां पर एक तो अपन ने कल उसमें पढ़ा था कि सर खत्म, एजेंसी खत्म होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें से इसने केवल टर्मिनेट पूछा है। टर्मिनेट कौन करती है रे, की पार्टीज करती हैं। ठीक है। तो सर केवल एक पर्टिकुलर इसमें से एक हिस्सा ही पूछा है, पूरा सब कुछ नहीं पूछ लिया है। ये देखो कल अपन ने किया था रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में बहुत सारे तरीके होते हैं कि एजेंट की अथॉरिटी कैसे खत्म होती है। कि सर उसमें टर्मिनेशन है नंबर वन। कि सर टर्मिनेशन कौन करती है, कि सर एक तो टर्मिनेशन बाय एक्ट्स ऑफ द पार्टीज एंड टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो केवल इतने हिस्से पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, देखो ये नहीं पूछा इररिवोकेबल एजेंसी, ये इस पे अलग क्वेश्चन बनेगा। तो एजेंसी किस किस तरीके से खत्म होती है बताना पड़े तो ये भी बताना कि पहली दो में तो बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज है, बाकी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। तो इन्होंने तरीके पूछे हैं किस किस तरीके से एजेंसी खत्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट, when does the termination of agency takes effect? Sir, as between principal and agent, when it comes to the knowledge of the agent. As regarding the third party, only when it comes to the knowledge of the third party. In the event of death or insanity of the principal, agent's authority to continue till this fact not known to the agent. ठीक है। जब तक एजेंट को ध्यान नहीं पड़ता है तब तक उसकी एजेंसी जिंदा रहती है। ठीक है। जैसे ही ध्यान पड़ा उस दिन से खत्म। तो मान लो कोई एग्जाम में ऐसी सिचुएशन दे दी, प्रिंसिपल है, एजेंट को काम सौंपा,
काम सौंपने के बाद में प्रिंसिपल की डेथ हो गई, लेकिन ये बात अभी तक एजेंट को पता नहीं और इसने थर्ड पार्टी से कोई कमिटमेंट कर दिया, सर ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे वो इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यदि इसको नॉलेज आ गई उसके बावजूद ऐसा काम कर रहा है तो ये गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पोज हो सकते हैं, ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, डिस्कस द राइट्स ऑफ एन एजेंट अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल। सर ऊपर अपन ने ये किया हुआ है क्या, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एजेंट, तो सर ये राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल अपन ने किया हुआ है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज एन एजेंट पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल के कामों के लिए कब खुद जिम्मेवार, वैसे तो एजेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, एजेंट इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी, इसलिए इसकी कोई खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। यही तो कारण है कि आप एक माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को भी अपना एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, यही तो कारण है कि उनपे खुद पे कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही होती है। लेकिन सर अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एजेंट बिकम्स पर्सनली लायबल, नो, जहां पर फॉरेन प्रिंसिपल हो, सर जहां पर आप अननेम्ड प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हो, तो पहले सिखाना है, आपको बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एन एजेंट इज नाइदर पर्सनली लायबल नॉर कैन ही पर्सनली एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो जनरल रूल बताना है आपको कि सर एजेंट इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक, he is not personally liable, but there are certain exceptional circumstances जहां एजेंट की गर्दन पकड़ी जा सकती है। क्या क्या सर, फॉरेन प्रिंसिपल, यदि फॉरेन सॉवरेन्स या डिप्लोमैट्स या फॉरेन एम्बेसडर्स के बेसिस पे आप एजेंट बन रहे हो बिहाफ पे, अननेम्ड या अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, नॉन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल और इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल, यानी कि माइनर के बिहाफ पे आप एजेंट बन रहे हो या अनसाउंड माइंड के बिहाफ पे आप एजेंट बन रहे हो, तो एजेंट कैन बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कोई पीछे प्रिंसिपल है ही नहीं और आप बस बोल रहे हो कि मैं तो एजेंट हूं, जबकि आप ही अपने बिहाफ पे ही सारा काम कर रहे हो, प्रिटेंडेड एजेंट या अनऑथराइज्ड एजेंट, कोई एजेंट, मतलब किसी ने आपको एजेंट अपॉइंट ही नहीं किया, मर्जी से फट्टे मारने पहुंच गए कि मैं तो इसका एजेंट हूं, तो आपकी मिस्टर एक्स कैन हेल्ड यू पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, ही कैन होल्ड यू व्हेन द एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, प्रिंसिपल इसका गला पकड़ सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर एजेंट बीइंग पर्सनली लायबल, एंड लास्ट व्हेन यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड मेक्स एन एजेंट लायबल। ये एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, करण कार्य आप पढ़िए। What are the limitations of a wife as an agent in binding her husband? सर अपन ने क्या पढ़ा था कि सर वो वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ में रहती है, को इनिबिट करती है हस्बैंड, और तो बेसिक जो जरूरतें हैं उसके लिए वो शॉपकीपर से उधार पे माल लेके और एज एन एजेंट अपने हस्बैंड को वो कर सकती है, बाइंड कर सकती है, उसके लिए कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। क्या इफ्स एंड बट्स हैं, आइए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अजीब सा और अलग सा क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में आ गया तो ये बातें ध्यान रहनी चाहिए, पढ़ भाई इसको। Where a married woman cohabits with her husband, there is a presumption that she has the implied authority to pledge his credit for necessaries. देखो, A wife, सबसे पहली बात क्या हो गई, कोहैबिट्स, यानी कि वो उसके साथ रहती है, अलग रहते हुए ये सब काम जनरली नहीं करना, आगे देखेंगे अपन, तो जनरली नहीं करना। तो मैरिड वुमेन सबसे पहले मैरिड होनी चाहिए, तो तभी तो वाइफ है सर। ठीक है, कोहैबिट्स साथ में रहती है विद हर हस्बैंड, तो एक तरीके का प्रिजम्पशन है दैट शी हैज द इम्प्लाइड अथॉरिटी, भले कहीं लिख के नहीं दी गई हो, मैडम को होती है, टू प्लेज द क्रेडिट ऑफ हस्बैंड फॉर नेसेसरीज, नॉट फॉर लग्जरीज, फॉर नेसेसरीज। आगे बढ़ गई। a wife living with her husband has the implied authority of the husband to buy articles of household necessity. Wife's implied authority to bind her husband by her credit purchase is, however, subject to some important limitation. सर ये बातें ध्यान करने के बाद ही वो कर पाएगी। नंबर 1 क्या सर, लिविंग टुगेदर, द वाइफ एंड हस्बैंड शुड बी लिविंग टुगेदर। सेकेंड बात क्या, दे मस्ट बी लिविंग टुगेदर इन अ डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन। ये थोड़ा आपको मॉड्यूल में कहीं कहीं हो सकता है नहीं मिले कि सर
उनके खुद के घर में रहते हैं। तीसरा, ओनली फॉर नेसेसरीज करते हैं, नॉट फॉर लग्जरीज, ठीक है। चौथा, फोर्थली द क्रेडिटर हैज बीन एक्सप्रेसली टोल्ड नॉट टू गिव क्रेडिट टू द वाइफ। एंड पांचवा, द क्रेडिटर हैज बीन एक्सप्रेसली टोल्ड नॉट टू गिव क्रेडिट टू द वाइफ। एंड पांचवा, द हस्बैंड विल नॉट बी लायबल इफ ही मेक्स अ रीजनेबल अलाउंस टू हिज वाइफ फॉर हर नीड्स। सर, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि सर, यदि हस्बैंड ने, हाँ, यदि हस्बैंड ने स्पेसिफिकली क्रेडिटर को बोल दिया है कि मेरी वाइफ को आप अलाउंस, ये क्या, सॉरी, क्रेडिट मत देना, ठीक है, तो ये पॉइंट जरूरी है। थोड़ा अजीब नहीं लगता है? उसके बावजूद वो कर सकती है, कि ऐसा बोला हुआ हो तो भी कर सकती है। एंड नेक्स्ट, द हस्बैंड विल नॉट बी लायबल इफ ही मेक्स अ रीजनेबल अलाउंस टू हिज वाइफ। यदि वो अपनी वाइफ को पैसे देता है बेसिक जरूरतों के लिए, तो फिर ये सारी कहानी का कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं कर सकती है। ये बात ध्यान रखना। एक फोर्थ पॉइंट मैं आपको एक बार वापस कंफर्म करके फिर बताऊंगा। नेक्स्ट, फर्दर, वेयर द वाइफ लिव्स अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड, ऊपर तो अपन ने क्या पढ़ा था कि सर कोहिबिट्स, यानी कि वो साथ में रह रही है। जहां पर वाइफ हस्बैंड से अलग रह रही है विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हर, यानी कि हस्बैंड ही मारपीट करता है, दारू पी के आ जाता है, वाइफ की कोई गलती नहीं है, यदि ऐसा हो रहा है तो भी she shall have an implied authority to bind her husband for necessaries if he does not provide for her maintenance। सर, अलग रह रही के केस में कब बाइंड कर सकती है? कि सर, सबसे पहली बात तो वो अलग इसलिए रह रही है क्योंकि उसकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हस्बैंड की गलती है। दूसरा, तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी होगी केवल नेसेसिटीज के लिए बाइंड करने का। वो भी कब? जब हस्बैंड उसको अलग रहने पे या मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता है, उसकी जरूरतों के लिए पैसा प्रोवाइड नहीं करता है, तो भी वो अलग रहते हुए बाइंड कर सकते हैं। ये दो चीजें अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना एक बार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। दक्ष अग्रवाल बोल। सर ये उल्टा हो सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ की जगह, वाइफ हस्बैंड की जगह। यार जो है ना, कंसेप्ट क्या है कि सर, इज द वाइफ एन एजेंट ऑफ हस्बैंड? अपने को इस एंगल से देखना है, इज वाइफ एन एजेंट ऑफ हस्बैंड? एजेंट किसके बिहाफ पे काम करता है? कि सर, हस्बैंड के बिहाफ पे, ठीक है। तो शॉपकीपर के पास में जाके क्या वो नेसेसिटीज के लिए यहाँ पर बाइंड कर सकता है? यस, तो कर सकती है ना, यदि ये 1 2 3 4 5 जो भी 4 5 बातें अपन ने पूरी पढ़ी है वो हो। हमारे जो इंडियन सिस्टम है उसमें ऐसा बहुत रेयरली होता है कि वाइफ के ऊपर हस्बैंड डिपेंडेंट, वाइफ के ऊपर हस्बैंड डिपेंडेंट हो और वो ये सब काम करे। तो क्या तूने कहीं, मतलब, होता है, लेकिन क्या बहुत आयत में देखा है तूने ऐसी बात? मतलब बहुत जगह पे देखा है। तो पहली बात तो कंसेप्ट इधर ही रूल आउट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, फिर भी उसके बावजूद भी इन लोगों में यदि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ऐसी, इन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, देखो वाइफ बोलती है आप घर ज्यादा अच्छा संभालते हो, आप नौकरी करोगे तो आपको कोई भी 50,000 रुपए की नौकरी देगा, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं कि मैं नौकरी करूंगी तो मेरे को कोई भी आसानी से 1 लाख रुपए देगा, और घर पे घर का ध्यान रखने के लिए किसी एक जने को घर पे रहना जरूरी है। तो व्हाई डोंट वी स्वैप आर रोल्स? आप घर संभालिए, मैं बाहर संभालती हूँ, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस बहुत रेयरली पर देखने मिल जाती हैं। यदि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लीगली अपने को इस चीज को एनफोर्स कराने की, कहीं पर इनफैक्ट लीगली उल्टा होता है। वाइफ कैन डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड और नॉट। मोरी बीबी, नहीं, वो बालफोर वर्सेस बालफोर, कुछ याद आ रहा है? बालफोर वर्सेस बालफोर, दक्ष अग्रवाल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ा था, कौन बताएगा बालफोर वर्सेस बालफोर? कोई तो बता दो। नेथन, सर मैं केस लॉज में ही फिसलता हूँ, आप वही पूछते हो मेरे से। पूंजी मैडम, वीडियो ऑन करो। नमित, वीडियो ऑन कर। व्हाट इज द केस ऑफ बालफोर वर्सेस बालफोर?
क्या केस है बालफोर, हस्बैंड और वाइफ, तभी तो बालफोर वर्सेस बालफोर, दोनों के सरनेम उठा लिए। लीगल रिलेशन समथिंग है क्या? हम्म। लीगल रिलेशंस वाला पार्ट है क्या? इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर घूमने गए थे, हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने गए थे, वाइफ बीमार पड़ गई, लेकिन हस्बैंड सरकारी नौकर था तो उसको घर पे आना पड़ा था, मतलब वापस अपनी कंट्री में आना पड़ा। डॉक्टर ने वाइफ को बोला आपको 4 महीने तक कहीं पर बेड रेस्ट ही है, कहीं इधर उधर नहीं होना है। तो दोनों में ये डिसाइड हुआ कि ये 4 महीने विदेश कंट्री में ही निकाल लेंगे और ये हर महीने उसको मेंटेनेंस के लिए पैसा भेजता रहेगा। क्या इन दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं सर, ये इन लोगों का एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या इधर इंटेंशन था? नहीं सर। जो सोशल एग्रीमेंट्स और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पढ़ा था, यही पॉइंट था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। जबकि बिजनेस एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। याद आ गया, बालफोर वर्सेस बालफोर। तो सर यहां पर जो हस्बैंड वाइफ का इसने क्वेश्चन पूछा है, क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था? वैसे भी मुझे डोमेस्टिक एग्रीमेंट में दिखता नहीं है, पर स्पेसिफिक तो इसलिए हस्बैंड यदि वाइफ की जगह पे आ रहा है और वाइफ बाहर जाके कमा रही है, तो ये एक तरीके का क्या हो जाता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो जाता है एज पर बालफोर वर्सेस बालफोर। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या हस्बैंड इसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है? नहीं करा सकता। लेकिन वाइफ को इन पर्टिकुलर सिचुएशंस पूरी हो रही हैं तो उससे हस्बैंड का एजेंट माना जाता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वो हस्बैंड को नेसेसिटीज के लिए बाइंड कर सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस, यस और नो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दक्ष अग्रवाल, दिमाग वैसे कहाँ दौड़ रहा था कि आज से 10 साल बाद ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा क्या? हाँ, या सर आई एम ओपन नहीं माइंडेड पर्सन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिससे हमारी प्रोग्रेस हो। बता बता, जल्दी बता। अरे नहीं सर, जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू आया था दिमाग में तो पूछ लिया। ठीक है, बाकी तो पूछो। नहीं नहीं, इट्स गुड। सेंस। जितना दिमाग चलाओगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, चाहे वियर्ड तरीके से ही चलाओ पर चलाओ। ठीक है, सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, दोबारा टाइम खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये कौन छोड़ के चला गया बीच में से? कौन छोड़ के चला गया? पूंजी, आज वो नहीं आई अपनी महक काबरा। Related question, who is a sub-agent? When can a sub-agent be appointed? And what are the effects of appointing a sub-agent? सर सारी चीजें आपको पढ़ाई दी हैं, दोबारा समय खराब नहीं करूंगा। नेक्स्ट, principal is not always bound by the acts of a sub-agent. Principal कभी भी सब एजेंट के कामों से हमेशा बाइंड नहीं होगा। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, यानी कि जिसको अपन ने अथॉरिटी डेलीगेट करी है प्रिंसिपल ने, वो सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, फर्दर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए सब एजेंट के कामों से एजेंट बाइंड होगा भैया, एजेंट के कामों से प्रिंसिपल बाइंड होगा। सब एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल डायरेक्टली बाइंड नहीं हो सकता। सब एजेंट अपनी तनख्वाह किससे मांगेगा? एजेंट से मांगेगा। प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली करना नहीं चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अलाउ होता है जहां पर लीगली अपॉइंट किया गया है, परमिशन लेके अपॉइंट किया गया है, ये सब बातें हैं। ठीक है, तो एजेंट दोनों तरफ से मुक्के खाएगा, प्रिंसिपल की साइड से भी और सब एजेंट की साइड से भी। ये पढ़ाया हुआ है आपको, तो फिर रिवाइज करना। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। प्रिंसिपल, एजेंट, थर्ड पार्टीज। एजेंट ने जो भी काम थर्ड पार्टी के साथ में किया, क्या उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा? 100% होगा। ठीक है, जो उसने अथॉरिटी के अंदर काम किया है उसके लिए भी। तो सर, और अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है तो दो बातें हो सकती है। अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है वो सेपरेबल है, कुछ अथॉरिटी के अंदर वाला, कुछ अथॉरिटी के बाहर वाला।
ठीक है, और नॉन सेपरेबल है तो सर क्या होगा कि सर वैसे तो एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल बाइंड होता है, पर उसने मान लो उसको केवल कार खरीदने के लिए बात की थी, स्कूटर खरीदने के लिए बात ही नहीं की थी, ये कार और स्कूटर दोनों खरीद के आ गया, तो सर केवल कार वाले के लिए बाइंड होगा, स्कूटर वाले के लिए नहीं होगा। जब कार के लिए 2 लाख रुपए बोला गया है और स्कूटर के लिए 50,000 रुपए बोला गया, यानी सेपरेबल है। लेकिन दोनों चीजें 2.5 लाख रुपए में खरीद के आ गया, पता ही नहीं पड़ा किसके लिए कितना अमाउंट है, तो सर यहां पर नहीं, अब बाइंड नहीं होगा, ये बात ध्यान दो। एक्सेप्शन और क्या है, जब वो अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर लेता है, लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट ऑथराइज्ड एक्ट वर अनऑथराइज्ड एक्ट वर ऑथराइज्ड। सर प्रिंसिपल खुद थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर देता है कि एजेंट ने जो भी काम किया वो उसकी अथॉरिटी के अंदर ही है, गलत तरीके से, जबकि वो अथॉरिटी एजेंट को दी नहीं गई थी, तो फिर अब ये सारे काम जो एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में किए उसके लिए प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा, क्योंकि खुद ने एक तरीके से थर्ड पार्टी को विश्वास दिला दिया कि हाँ हाँ मैंने इसको अथॉरिटी दी थी। ठीक है, तो ये सब प्रिंसिपल इज लायबल फॉर एजेंट फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट्स। एजेंट जो भी फ्रॉड कर रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एजेंट तो प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी लायबल बना सकती है उस सारे फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट्स के लिए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ गिविंग नोटिस टू एन एजेंट, सर थर्ड पार्टी ने यदि एजेंट को नोटिस दिया है तो वो इट इज एज गुड एज गिविंग द नोटिस टू द प्रिंसिपल, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ये जितने बनते थे एक बार मैंने आपको कराए हैं, चैप्टर अच्छे से पढ़ के करना। नेक्स्ट आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ भैया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हमेशा आपको क्या बताया हुआ है कि सर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आंसर करना, बार बार मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको जिस्ट दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्या होता है मीत, व्हाट इज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3? सर फर्स्ट में प्रोविजन एंड एनालिसिस आएगा फर्स्ट पार्ट में। बिल्कुल, प्रोविजन एंड एनालिसिस। सेकंड में क्या आएगा? फैक्ट्स ऑफ द केस। ये भूल गया। थर्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन। तुम सबके एग्जाम का कंक्लूजन क्या निकल के आना चाहिए? ऑल पास। ठीक है, एक का भी कंक्लूजन फेल हो जाएगा तो कितनी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, बट समझना क्यों। सर मान लो तुम्हारा मई 15 से एग्जाम है, 15 को है, 17 को है, 19 को है और 21 को है, यही है टाइमलाइन। ठीक है, क्या हो गया यश? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं। सर 21 को एग्जाम देके रंबा संबा अपन खूब खुश हो गए कि है ना, हाँ हाँ अपन तो फ्री हो गए। ठीक है, गलती से मान लो एग्जाम का रिजल्ट आएगा मान लो 2 महीने बाद। ठीक है, 2 महीने बाद मतलब मई जून जुलाई, या जुलाई बिगनिंग समझ लो। तो सर है ना, यदि 1 महीने में भी रिजल्ट आ जाता है, 1.5 महीने में भी, तो जुलाई बिगनिंग में यदि रिजल्ट आ जाता है और किसी का रिजल्ट यदि नेगेटिव रहता है, तो समझना उसके पास में सितंबर अटेम्प्ट के लिए मात्र 100 दिन बचेंगे वापस सब कुछ पढ़ने के। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में सुपड़ा साफ हो जाएगा पढ़ाई छोड़ने के बाद में, आप टच में नहीं रहोगे। इसलिए यही होता है, तुम लोग अभी जैसे 12th के एग्जाम देके आए हो, पिछले 1.5 महीने से तुम लोग टच में नहीं थे, जो भी मैंने पढ़ा है, तो सुपड़ा साफ हो गया। बालफोर वर्सेस बालफोर वर्स केस भी जो इतना इंपॉर्टेंट केस है वो भी अपने को एकदम से याद नहीं आ रहा है, तो फिर तो ये और खतरनाक और गलत सिचुएशन हो जाएगी। 100 दिन में पूरा कोर्स वापस करने का, रिजल्ट नेगेटिव आने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए अभी पास कर लो रे, है ना, एक बार में अपनी पूरी ताकत लगा लेना इसमें। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है यार, A करंट बात। appoints him, हाँ sir. A appoints him a minor as his agent to sell his watch for cash at a price not less than 700 rupees. M sells it to D for 350. Is the sale valid? Explain the legal position of M and D referring to the provisions of the Indian Contract Act 1820. देखो, क्या माइनर को एजेंट जैसे अपॉइंट किया जा सकता है? हाँ सर, माइनर की जहां तक है, माइनर एंड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट एज दे आर merely द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। बट यदि प्रिंसिपल ने एक मेजर आदमी को एजेंट अपॉइंट किया होता और एक माइनर आदमी को एजेंट अपॉइंट किया होता, सर इसने जो भी काम यदि अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके किया है तो मेजर आदमी को उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहता थर्ड पार्टी के साथ में। घड़ी 700 में बेचने का बोला था, 350 में बेच दी, सर कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, थर्ड पार्टी से घड़ी वापस नहीं लेके आ सकते हो। लेकिन सर इसको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हो, जो नुकसान हुआ प्रिंसिपल उससे वो वसूल सकता है। ही कैन बी पर्सनली हेल्ड रेस्पॉन्सिबल इफ द एजेंट इज अ मेजर एजेड पर्सन, बट इफ ही इज अ माइनर एजेड पर्सन principal cannot make him responsible. Got the point? Bolo yes or no? So as simple as that, sir, but he cannot be held liable for the acts done outside the scope of authority given to him by a principal. Minor shall not be liable to principal even if he exceeds his authority, and principal will have to bear the losses all by himself for wrongful acts of the minor. फिर कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए बोलते हैं माइनर को अपॉइंट मत करो, ठीक है, एज एन एजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ भाई। Rahul, a transporter, was entrusted with the duty of transporting tomatoes from a rural farm to a city by Ashwin. Due to heavy rain, Rahul was stranded for more than 2 days. Rahul sold the tomatoes below the market rate in the nearby market where he was stranded, fearing that the tomatoes may perish. Can Ashwin recover the loss from Rahul on the ground that Rahul had acted beyond his authority? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? वही आइसक्रीम जैसा ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा था, इधर बस आइसक्रीम को टोमेटोज से रिप्लेस कर दिया गया है। तो क्या वो कर सकता था? सीधा एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी ये कीवर्ड्स आने चाहिए ये देखते ही, और इसको अंडरलाइन कर देना क्योंकि वहां आप एग्जाम में बोल्ड तो लिख नहीं सकते। एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी ऊपर टॉपिक डाल के इसको अंडरलाइन कर देना, तो आपको नंबर सीधा वो एग्जामिनर समझ जाएगा आता है इसको, ठीक है। तो फिर आपको डिटेल्स देनी है एजेंट को, सारी अथॉरिटी है इमरजेंसी के केस में टू प्रोटेक्ट हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, पर उसको वैसे ही करना है एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। जो काम करता है वो सारे डिसीजन लेने के अधिकार इमरजेंसी में मिल जाते हैं। हालांकि पहले उसको अपने प्रिंसिपल से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए और उससे डायरेक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं हो पा रहा है संपर्क, तो इमरजेंसी में आपको प्रिंसिपल को जो लॉसेस से बचाने के लिए करना है वो करो, जैसा कि आप खुद के सिचुएशन में, खुद के केस में, इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस अपने खुद के लिए डिसीजन लेते वो सारे लोग, ठीक है। और जैसा एक आदमी नॉर्मल समझ वाला आदमी लेता वो सब आपको भी मिलेंगे। तो सर इस केस में एजेंट पेरिशेबल गुड्स हैंडल कर रहा था, तो फिर सर तो फिर उसको फटाफट निकालना ही था, ठीक है। तो उसने अश्विन को लॉसेस से बचाने के लिए ये सब काम किया। सो राहुल एक्ट्स एज एन इमरजेंसी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सो अश्विन विल नॉट सक्सीड अगेंस्ट हिम फॉर रिकवरिंग द लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ भाई। एक, Mr. एक, एक मिनट, एक सेम लिंक पे सभी जने वापस रिज्वाइन करेंगे और फिर हम बचे हुए ये जो पोर्शन है ये कवर अप कर लें।